नमस्कार दर्शकों, गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ गुलाम अहमद मीर ने आज एक मरतबा फिर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने आज श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने 40 साल तक पावर को तो एंजॉय किया, लेकिन वो कांग्रेस को दीमक की तरह चाटते रहे। चर्चा करेंगे। साहिल जी हमारे साथ हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है। और जाहिद मलिक, एडवोकेट जाहिद मलिक जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। इस टिप्पणी को आप किस तरीके से देखते हैं? मीर साहब ने जो बात की है ये बेसाख्ता सी बात है जी। मीर साहब और आज़ाद साहब के विजन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, वज़न में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और एक्सपीरियंस में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। आज़ाद साहब एक इंटरनेशनल फिगर हैं। मीर साहब स्टेट लेवल में ये अभी पीसीसी के प्रेसिडेंट बने, वो रहे जी। मीर साहब को शायद फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि होंगे तो क्लियर, लेकिन शायद वो उन फैक्ट्स को सामने लाना नहीं चाहते होंगे जी। आज़ाद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर एक अहम भूमिका, एक अहम रोल अदा किया हुआ है जी। और आज़ाद साहब ने कांग्रेस को स्टैंड करने में और कांग्रेस को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया हुआ है। 1980 में आज़ाद साहब ने पहला लोकसभा इलेक्शन लड़ा हुआ है और वाशिम से, और जब 6 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस बुरे तरीके से हार चुकी थी, इवन कि उस वक्त मैडम इंदिरा गांधी भी अपनी रायबरेली की सीट खो चुकी हुई थी, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के जा चुके हुए थे, उस वक्त आज़ाद साहब जो थे वो दिल्ली बुलाए गए थे जी। और आज़ाद साहब ने एक यूथ कांग्रेस के अंदर एक अहम रोल अदा किया था और उस कांग्रेस को मजबूत करने में आज़ाद साहब ने अपना पूरा जो तन मन जो तरीके से जो है वो मेहनत की थी। और पहला इलेक्शन 1980 में लड़ा था उन्होंने, लोकसभा का इलेक्शन वाशिम महाराष्ट्र से जी। तो उसके बाद 1984 का दोबारा जो लोकसभा का इलेक्शन है वो आज़ाद साहब दोबारा जीत के आए जी। और उसके बाद आज़ाद साहब को इलेक्शन लड़ने दिया ही नहीं गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इंटरनल जिम्मेदारी आज़ाद साहब के सर सौंप दी गई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और आज़ाद साहब ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने में एक अहम रोल अदा किया हुआ है। ये मीर साहब के कहने से या मेरे कहने से या दूसरे तीसरे के कहने से ना आज़ाद साहब का स्टेचर कम हो सकता है और ना ही कांग्रेस के अंदर जो उन्होंने रोल अदा किया हुआ है उसमें कोई कमी आ सकती है। जो इन्होंने कसीदे पढ़े हैं गुलाम नबी आज़ाद जी के फेवर में, नहीं, मैं इनके बयान पे तो कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मीर साहब ने बात की उसके पीछे बड़े सॉलिड रीजंस हैं जी। जिन रीजंस के आधार पर जो है मीर साहब ने ये बात कही कि 40 साल से वो इनकी राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ा क्लोजली वॉच किया है उनको, और इन्होंने कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला किया और कांग्रेस के अंदर रहकर इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के कार्य किए। उसके लिए हमारे पास कई रीजंस हैं, कई तर्क हैं, जो मैं अपनी बात जब मैं पूरी करूंगा तो मैं उसमें रखूंगा, और जो हमने भी महसूस किया जी। पिछले 4-5 सालों से जो हम लगातार देख रहे थे आज़ाद साहब को। इन्होंने कहा कि पहला चुनाव 1980 में जो था वो लड़ा, वो पहला नहीं था, वो दूसरा था। पहला चुनाव लड़ा था किश्तवाड़ के ही सीट थी, इंद्रवाल सीट, वहाँ से चुनाव लड़ा था और उनकी ज़मानत जब्त हुई थी, 900 कुछ जो वोट आया था, और उसके बाद उनको जम्मू कश्मीर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, नॉमिनेट किया गया, इलेक्शन नहीं हुआ था जी। उसके बाद जब आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी बन के यहाँ से गए तो नॉमिनेट हुए थे, जब आईवाईसी के प्रेसिडेंट बने तो नॉमिनेट हुए थे, जो वो चिट्ठी में लिख रहे थे कि भाई इलेक्शन होना चाहिए, ब्लॉक का होना चाहिए, इसका होना चाहिए, उसका होना चाहिए। पिछले तुम्हारी 40 साल की जो राजनीति है वो नॉमिनेशन के सहारे ही है, नॉमिनेशन के सहारे ही तुम जो हो वो आगे बढ़े और कांग्रेस के विभिन्न बड़े बड़े पदों पर रहे। देखिए, ये एक कार्यकर्ता का, एक जो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका गुस्सा फूट रहा है, जो उनको वो देख रहे, जो लोग उनको अपना आइडियल मानते थे, जिस गुलाम नबी आज़ाद को, वो जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का अब जो वो रूप देख रहे हैं। 8-10 दिन रहे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के लोग भी सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री के लिए मुंह से कोई शब्द जो है वो निकलेगा, लेकिन प्यार इतना है, मोहब्बत इतनी है प्रधानमंत्री जी से कि पहले भी पिछले 3-4 सालों से हर मुद्दे पे उनको क्लीन चिट दे दिया करते थे, और आज भी जो है वो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, बोलूंगा, जैसे जाते जाते बोल गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ऑटोनॉमी पे टारगेट कर गए, सेल्फ रूल पे, पीडीपी को टारगेट कर गए, जिन लोगों के सहारे राज्यसभा में भी जाया करते थे,
राज्यसभा में जाया करते थे, तो आज वो लोग भी जो है वो बुरे हो गए हैं। वो बेसिकली जो रीज़न वो यही है कि कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी ताकतों के गोद में आकर बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं जो सुविधा की राजनीति है, उस राजनीति से अभी भी जो है वो बाहर नहीं आना चाहते, जिसका जो नतीजा है गांधी वो जो परिवार की तरफ सामने से प्यार नहीं मिला होगा। देखिए गांधी परिवार की तरफ से प्यार नहीं मिला होगा, तभी तो उन्होंने कोई देखिए दूसरी गोद ढूंढी है। देखिए, मैं जहाँ तक गांधी परिवार की तरफ से अब ये कौन से प्यार की अपेक्षा करते थे, वो मेरी भी समझ से बाहर है कि वो कौन सा प्यार था जो गुलाम नबी आज़ाद साहब को नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस शख्स की यहाँ जमानत जब्त हुई और जब हम उसको यहाँ से लेकर गए तो वो गुलाम नबी भट्ट था, और जब वो वाहिम पहुंचा तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमने, ये मेरा बेटा है तीसरा, इसको आपको चुनाव जिताना है, और गुलाम नबी आज़ाद वो वहाँ वाहिम पे जाकर हुआ, और 1982 में वो इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट का हिस्सा भी बने। जी। उसके बाद आप देखिए कि 32 साल की उम्र में एक शख्स जो होता है वो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री होता है। 35 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, 36 साल की उम्र में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, महासचिव होता है। और आज की तरह नहीं, उस समय गिने चुने जो महासचिव थे वो हुआ करते थे। जी। उसके बाद वो विभिन्न बड़े बड़े पदों पे रहता है। 37 साल से CWC का मेंबर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री उन्हें बनने का मौका दिया जाता है। और जब वो पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आते, जब लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, यहाँ जम्मू कश्मीर से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, तो वो हार गए। बाकी लोग हारते थे तो वो संगठन के लिए काम करते थे, इनको हारने का भी रिवॉर्ड दिया जाता था उसी गांधी परिवार के हाथों से ही, और उसी गांधी परिवार की प्यार की वजह से ही रिवॉर्ड मिलता था। और हारने के बावजूद उन्हें 2014 के बाद उन्हें यहाँ से राज्यसभा बनाकर भेजा गया। तो अब प्यार में कहाँ कमी रह गई, कहाँ इज्जत में कमी रह गई, ये हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी सवाल का जो जवाब है उसको ढूंढने के लिए बेताब है। गाइस साहब से पूछेंगे। या सर, गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन साहिल जी ने आरोप लगाया कि वो खुद नॉमिनेटेड होकर के ही चलते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं 1977 और 78 की बात कर रहा हूँ। 1977 में कांग्रेस बुरे तरीके से हार चुकी थी, और उस वक्त कांग्रेस के पास वो चेहरे ही नहीं बचे थे, मतलब दिल्ली के अंदर चेहरे ही नहीं रहे थे, लिहाजा स्टेट से जो है अहम चेहरों को लाया गया। उसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब एक चेहरा थे, और स्टेट खाली हो चुकी हुई थी। हमारी स्टेट की मैं बात करता हूँ, उस वक्त ये खाली हो चुकी हुई थी। तो इलेक्शन कराने के लिए तो उस वक्त वो कार्य उनकी ज़रूरत थी ना डेलीगेट्स की। जब डेलीगेट ही नहीं रहे तो इलेक्शन किसका होना था? जी। वही डेलीगेट, वही कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने अरसर-ए-नो बनाई थी। जी। अब उस अरसर-ए-नो डेलीगेट जो आपने कांग्रेस पार्टी बनाई और उसको जिस तरीके से चलाया, उसमें तो कोई कमी नहीं रही। पार्टी तो पावर में रही, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कंटिन्यूसली पावर में रही। आज़ाद साहब ने जब पार्टी को कहा कि भाई आप पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी लाओ, इंटरनल डेमोक्रेसी इस हद तक कि क्या आप खड़े होकर रेजोल्यूशन पास कर लोगे, 50 आदमी या 50 या 100 डेलीगेट्स खड़े करोगे और यू स्टेज से आप बोलोगे हमने डेलीगेशन पास कर दिया कि सच एंड सच पर्सन जो है वो हमारा सेंटर का इंडियन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट होगा। वो कौन सी डेमोक्रेसी होगी? मुझे तो पता ही नहीं है, डेलीगेट्स को तो पता ही नहीं है कि हमें भाई जो बैलेट्स हैं, जो सिस्टम है, उसको तो इंट्रोड्यूस करने की बात की, और आपने तो बड़े जोरों शोर से कहा था। हमें तो अशोक गहलोत साहब की बात सामने आई थी, आज अशोक गहलोत साहब पिक्चर से बाहर हो गए। शशि थरूर साहब भी थे बीच में, उन्होंने भी कहा था कि भाई अगर गहलोत साहब आते हैं तो मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। आज वो दोनों चीज़ें बाहर हो गई तो दोबारा फिर वही चेहरा वापस आ गया। इतनी क्या, मतलब आज़ाद साहब ने कहा कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप वे से आप सामने आओ तो पार्टी जो है, देखो जो आज़ाद साहब ने कहा वो बात बिल्कुल दुरुस्त थी, और बिल्कुल उसमें जब जहाँ तक ये जो बात कहते हैं ना कि पावर में आना, पावर में ऐसे रहना वैसे रहना, ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। मैंने आपको कहा कि एक कारोबार में खड़ा करता हूँ जो मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ और कल उसको मल्टी बिलियन बन जाता है वो कारोबार, तो कल क्या कहोगे कि कारोबार ने मुझे वो जो है वो दिया? मैंने तो कारोबार को जीरो से स्टार्ट किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के अंदर जीरो लेवल से शुरू किया था, ब्लॉक सेक्रेटरी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, वहां से शुरू किया इलेक्शन। पहला जो इलेक्शन था उस वक्त हारे हुए, इनने सही कहा, पहला इलेक्शन जो उन्होंने असेंबली का लड़ा वो हारे हुए और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो आज पार्टी के अंदर उन्होंने क्या कहा, भाई कार्यकर्ता तक आप पहुंचो,
जब हम कांग्रेस पार्टी में थे, मैं 28 साल कांग्रेस पार्टी में रहा, आप यकीन मानो मुझे ये एक कटोरी, आप यहाँ पे एक लीडर्स की एक कटोरी है, उससे बाहर तो ये निकलने ही नहीं देते ना। आप वो कहते हैं कि आप आओ तो सलूट हमें मारो, कितने कितने को सलूट मारना पड़ता है और एंड पे आप जो है खाली हाथों पर वापस जाते हो। और वहाँ पे सिलेक्टिव लोग, और यहाँ पे देखो आप जो भी आदमी आता है वो ऊपर से उठा के बंदा लाया जाता है, जो कल तक कांग्रेस का अभी तक बेसिक मेंबर भी नहीं होगा, वो आपकी किसी न किसी कमेटी में होगा। और मैं आपको उसका पूरा वो आप दे सकता हूँ। ऐसे लोग हैं कमेटी के, मतलब वो उसमें कोई डिसिप्लिनरी कमेटी, कोई दूसरी कमेटी, कोई इलेक्शन कंपेन कमेटी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बेसिक मेंबर भी नहीं, अभी तक उनकी मेंबरशिप फॉर्म भी नहीं भरे हुए। जी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर जाहिर करें कि आखिर गुलाम कौन सही है। साहिल जी, जो आरोप इन्होंने लगाए, इन्होंने कहा कि ये एक कारोबार जो गुलाम नबी आज़ाद ने शुरू किया था, उससे अगर कुछ बेनिफिट मिलता है। देखिए विनोद जी, इन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की भी बात की जी, शशि थरूर साहब की बात की, गहलोत साहब की बात की, तो इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप इंतज़ार कीजिए, आपके सामने ही जो है आपको मालूम चल जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव कौन खड़ा होता है। कोई एक खड़ा होता है, दो खड़े होते हैं, तीन खड़े होते हैं, वो बड़ी जल्द ही जो तस्वीर थी वो जो है वो साफ हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन की बात किया करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं जी यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। पिछली बार की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारी मेंबरशिप हुई जी, एडवोकेट साहब बेहतर जानते होंगे, क्या पता ना भी जानते हों, तो डोडाहा जिस जिला से वो आते हैं, मैं वहीं की बात करूंगा, मैं आगे पीछे नहीं जाऊंगा। तो वहाँ क्या हुआ कि मेंबरशिप की, कुछ लोगों ने मेंबरशिप की और हमारे स्वर्गीय मोहम्मद शरीफ न्याज साहब ने भी बड़ी बढ़ चढ़कर मेंबरशिप की वहाँ पर। और वहाँ पर ये हुआ कि जितने भी डेलीगेट्स थे, 250 डेलीगेट्स थे, और वो अब्दुल मजीद वानी साहब भी वहाँ से आते थे। और वहाँ पर पेच फंस गया क्योंकि मोहम्मद शरीफ न्याज साहब के जो साहिबजादे थे और जो डेलीगेट्स ने वहाँ एक मांग की कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है वो नदीम शरीफ न्याज है, और दूसरी तरफ जो बाकी लोग थे, और 250 में से 220 डेलीगेट्स एक तरफ हो गए। और जब ये केस आज़ाद साहब के दरबार में पहुंचा तो आज़ाद साहब का ये कहना था कि भैया इलेक्शन से पार्टी कमजोर होती है। आज़ाद साहब तो कल तक उस इलेक्शन का विरोध किया करते थे, कहा करते थे कि भाई ब्लॉक में इलेक्शन करोगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन करोगे तो पार्टी के अंदर ही गुट जो है वो तैयार हो जाएंगे। अरे आपने सुविधा की राजनीति की है इन 40 सालों में। ये मेरे भाई साहब कह रहे हैं कि ये यहां से मेंबर आ जाता है, वहां से गुलाम नबी आज़ाद साहब से आज भी मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह सकता हूं कि हमने वो दौर देखा है। हमारे बड़े भाई जो यहां एडवोकेट साहब बैठे हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब से अपोजिशन में रहते हुए भी 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जो सत्ता से बाहर है, हमारे कई लीडर बेरोजगार हो गए, लेकिन ऐसा करिश्मा था हमारे आज़ाद साहब का कि आप उनसे आज भी जो था वो इजीली नहीं मिल सकते थे। मुझे आज भी याद है, आपने वो रैली कवर की होगी, गांधीनगर के ही मैदान में रैली हुई थी, जब कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जनाब थोड़ा समय वो दिल्ली के वो जो आलीशान इतना बड़ा बंगला जो है वो जो 5 साउथ एवेन्यू में है, कभी उससे बाहर निकल के हम कार्यकर्ताओं को भी मिल लिया कीजिए। तो वहां आज़ाद साहब ने डंके की चोट में कहा, जनाब मैं तो हर महीने जो है वो जम्मू कश्मीर का विजिट किया करूंगा, आप प्रोग्राम कीजिए, ये कीजिए, और उसके बाद वो फिर गायब हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज़ाद साहब की राजनीति कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को ही परेशान किया करते थे और कांग्रेस को कमजोर करने की साजिशें किया करते थे। 96 का चुनाव था विनोद जी, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हम चुनाव लड़े और चुनाव हारे, और अगर आप इतिहास में जाएंगे और तथ्यों को बाहर लाएंगे, तथ्यों की गहन समीक्षा करेंगे, इसी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स के खिलाफ पैरेलल कैंडिडेट लगाने का काम इसी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया। और हुआ क्या, जब हम चुनाव हारने के बाद जिस पार्टी से चुनाव हार रहे हैं, जिस पार्टी की ऑटोनॉमी आज बड़ी बुरी लग रही है, उसी पार्टी का समर्थन लेकर 6 विधायक हमारे उसी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा पहुंच गए। वो ठीक कह रहे थे, एक दिन इंटरव्यू में कह रहे थे राजीव सरदेसाई को, मैं तो मैनेज किया करता था। मैनेज में बताता हूं ना कैसे किया करता था। जब 2014 में हमारी हार हुई, ये कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह अंदर बैठकर खोखला कर रहे थे, और हमें फक्र है कि आज बाहर गए हैं, ताकि जो लोग पार्टी के अंदर रहकर पार्टी का नुकसान कर रहे थे, ऐसे लोग पार्टी के बाहर ही ठीक है, नए लोगों को लड़ाएंगे। 2014 में हम चुनाव हारे जनाब, हम चुनाव हारे, हमारे पास नंबर नहीं था, और इसी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस इंजीनियर रशीद को कुछ लिख कर दिया था। इसी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इंजीनियर रशीद को यह लिख कर दिया कि हमने जो अफजल गुरु को मारा, जो उसको फांसी दी, वो हमने गलत की।
वो गुलाम नबी आजाद का फैसला नहीं था उसको फांसी देना, वो भारत सरकार का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फैसला था। लेकिन अपने पर्सनली मुफाद के लिए, अपनी एक राज्यसभा के लिए, अपनी एक राज्यसभा को जीतने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ताक पर रखा और इंजीनियर रशीद को लिख कर दिया। और इस तरह से हर बार वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया करते थे। और असली नुकसान जो करने वाले लोग थे, आज वो यहां से आजाद हो गए हैं कांग्रेस पार्टी से। अब हमें लगता है कि इस कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ अच्छे दिन आएंगे। बड़े संगीन आरोप लगाए हैं साहिल ने। देखिए साहिल ने ये कहा कि मैनेज किया करते थे। अगर गलत है तो बताएं। कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस पार्टी, साहिल साहब को शायद पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डूब चुकी थी और 2000 में गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पे रियासत में आए और कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया। 2002 में आप पावर में आए पीडीपी के साथ, उसके बाद आप पावर में आए एनसी के साथ। 2 बार आपको पावर में लाया, उसके बाद आपके हवाले किया, आप उसके बाद पावर पे ले आते ना। उसके बाद जो इलेक्शन हुआ वो तो आप ही ने करवाया, उसका क्या हुआ? मतलब जब आज़ाद साहब के पास थी तो आप पावर में थे, जब आज़ाद साहब से बाहर निकली तो आप पावर में नहीं रही। बाकी इन्होंने कहा जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की बात, वो ये बेहतर जानते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है और ना ही कोई ऐसा आंकड़ा सामने आया है कि भाई ऐसा कौन सा ऑफिशियल जो है गुप्त डॉक्यूमेंट जो है वो शायद आज की पीसीसी को पता हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो बात ये है कि ये जो चीज़ें आप जिस तरीके से आज़ाद साहब का आप कह रहे हो ना, आज़ाद साहब एक सोच का नाम है। ये कहते हैं ना कि आज़ाद साहब के मिलने, मैंने 28 साल के अपने पॉलिटिकल कैरियर में मैं जब भी आज़ाद साहब से मिला, बड़ा कंफर्टेबली मिला, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आज़ाद साहब का जम्मू कश्मीर के लिए, लोगों के लिए स्पेशल उनका होता था। कोई जम्मू कश्मीर का आदमी आता है, कोई मुद्दा लेके आता है तो आप सामने आओ। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ, आज़ाद साहब ने कांग्रेस को एक नई, अपने 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर की सीएमशिप के अंदर कांग्रेस को एक नई मिसाल दी कि अगर स्टेट के अंदर सीएमशिप करनी है तो आज़ाद साहब जैसी करनी है जी। ऐसा काम करना है जी। ये काम होता है, स्टेट को कैसे बनाया जाए, स्टेट के लोगों का काम कैसे किया जाए, लोगों को कैसे साथ लेकर चलना चाहिए। एक सेकुलर आइडियोलॉजी का आदमी आपको, इतनी बड़ी सेकुलर आइडियोलॉजी का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सेकुलर आइडियोलॉजी जो है आज़ाद साहब के साथ, जिस पार्टी के साथ ये सेकुलर आइडियोलॉजी की जुड़ी रही और जो इसको करता रहा, आज़ाद साहब ने हमेशा उसके साथ चलने की कोशिश की, पार्टी को साथ ले जाने की कोशिश की। और जब भी कभी सरकार बनाने की जरूरत पड़ी तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनेज की बात करते हैं। हाँ, आज़ाद साहब में ही वाज मैनेजमेंट क्राइसिस, वो तो कांग्रेस पार्टी खुद उनको कहती है कि एक क्राइसिस मैनेजर था जी। आज़ाद साहब सेंट्रल क्राइसिस मैनेजर था। ये बिल्कुल सही कहते हैं, इनको ये सब चीज़ों का पता है। क्योंकि आज़ाद साहब ने आज रियासत जम्मू कश्मीर में आकर जो लोगों को गुमराह करने वाली सियासत थी, उससे आज़ाद साहब ने लोगों की आंखें खोली कि भाई ये जो गुमराही वाली पॉलिटिक्स है, ये जो उल्टे सीधे इशू बनाकर आपके सामने पेश किए जाते हैं, ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग जिस तरीके से आज ये आज़ाद साहब पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, ये मैं तो समझता हूँ कि ये वो बौखलाहट का शिकार जी। बौखलाहट का शिकार कहा आपको? बौखलाहट नहीं, हम बौखलाहट नहीं है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा है कि जो 40 साल का हमारा इन्वेस्टमेंट था वो खराब हो गया और गलत आदमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं विनोद जी, इन्होंने कहा कि उससे पहले कांग्रेस कहां थी। 87 का चुनाव यहां हुआ, आज़ाद साहब सेंट्रल मिनिस्टर थे और यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी। हमारे 25 एमएलए जो थे 87 के चुनाव में जीत कर आए। 96 का चुनाव यहां हुआ, उससे 91 से लेकर 96 तक 5 साल पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में गुलाम नबी आजाद जो थे वो मिनिस्टर रहे, पावरफुल मंत्री रहे। और 96 के चुनाव में पहली बार गुलाम नबी आजाद साहब ने यहां पूरा अपना जो रोल था वो प्ले किया। वो रोल कैसे प्ले किया कि कांग्रेस के ही कैंडिडेट, क्योंकि पंडित मंगतराम शर्मा जी और गुलाम रसूल कार साहब जो थे वो यहां अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के ही कैंडिडेट्स के पैरेलल कैंडिडेट खड़े करके कांग्रेस को हराने का काम यहां किया और कांग्रेस को यहां नुकसान करने का काम किया। 2002 में वो यहां पर आए पीसीसी प्रेसिडेंट बन के। इलेक्शन से 6 महीने पहले हमारी यहां पर कितनी सीट आई उनके पीसीसी प्रेसिडेंट रहते हुए? 21 सीट्स जी। जो पहले कांग्रेस की 96 के इलेक्शन में 7 सीटें थी और 87 के चुनाव में हमारी 25 सीटें थी जी। जिस गुलाम नबी आजाद को 21 सीटों के साथ हमने यहां मुख्यमंत्री बनाकर भेजा, और जो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पे हुई थी, इस गुलाम नबी आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर सांप्रदायिकता का बीज बो कर गए। इस भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का अगर किसी ने काम किया तो उस शख्स का नाम गुलाम नबी आजाद है। क्या किया यार? ये तो सेकुलर बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद साहब ने एक ऐसा मसला, वो जमीन का मसला, पहले उस जमीन को श्राइन बोर्ड के नाम किया गया, फिर जब कश्मीर से कोई विरोध की आवाजें उठी, फिर उसी मसले में अपने हाथ
को पीछे खींच के वो जमीन जो थी वो वापस लुटा देगी, और जो भारतीय जनता पार्टी एक सीट पे इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करती थी उसको ऑक्सीजन देने का काम किया, और उसको ऐसी ऑक्सीजन दी कि एक सीट से 11 सीट पर ये भारतीय जनता पार्टी यहां खड़ी हो गई। ये थे आपकी जो कारगुजारियां, ये थे आपके कारनामे, और इस तरह से आपने यहां कांग्रेस के सामने एक विपक्ष को खड़ा करने का काम किया। आता हूं मैं 2013 के अंदर, और फिर उसके बाद देखिए यहां पार्टी की लुटैया डुबो दी। जो पार्टी 21 में थी वो 16 पे आ गई। वो पार्टी 16 पर जब आई और यहां पर हमें यहां पर कोलिशन का जब हिस्सा बनने का यहां मौका मिला, तो आप तो चले गए फिर से राज्यसभा का रूट पकड़ लिया। रूट पकड़कर आपको हिंदुस्तान का हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। किस इलेक्शन से वहां पहुंचे थे, नॉमिनेशन के सारे ही वहां पहुंचे थे। और उसके बाद आपको याद होगा 2013 के अंदर वो जो बड़ी खराब सी एक घटना जो किश्तवाड़ के अंदर हुई, पूरे जम्मू सूबे की जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जम्मू सूबे की बात कर रहा हूं, जम्मू सूबे की माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर एक गुस्सा था, एक रोष था कि हमारी ही सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक मिनिस्टर है उसका नाम आया कि वो भी इन्वॉल्वमेंट है, उसका इस्तीफा होता है, जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट होता है। हमारे ही जो उस समय यहां पीसीसी प्रेसिडेंट थे सैफुद्दीन सोल साहब, उन्होंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को धमकी दी कि अगर आपने इस शख्स को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं किया तो भैया हम अभी आपसे जो है वो समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन उसको हटाया जाता है। लेकिन जनाब 4 महीने के बाद एक इंटरनल इंक्वायरी के नाम पर उसको क्लीन चिट मिलती है, और वो फिर से कैबिनेट का हिस्सा बनता है। और हमारे यही आजाद साहब, हमारे हम कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं होता था। हम कार्यकर्ताओं के लिए ये तो पॉलिटिकल टूरिस्ट थे, आ गए थे बीच में 2-2.5 साल के लिए एज ए टूरिस्ट के तौर पे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री बनने का काम है, उस पर भी आऊंगा कि मुख्यमंत्री बने कैसे। और जनाब ये जब उसके शपथ ग्रहण समारोह में आते हैं उसका रिएक्शन यही होता है कि पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी जम्मू की जो थी उसने आपको जवाब दिया 2014 के चुनाव में, और आपकी जमानतें जब जो चुनाव के अंदर थी वो पूरी तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी ने आपके खिलाफ वोट किया, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलने का काम हुआ। और उसके बाद सुनिए किस तरह के हीरो को खोया हमने। ये वही गुलाम, ये जो आज गए हुए ना, जैसे पहले G23 नाम का ग्रुप बना लिया। जब सोनिया जी हॉस्पिटल में थी, जब वो अपनी बीमारी से जूझ रही थी, तो तब चिट्ठी लिख दी। और जब फिर से वो देश से बाहर थी, उनकी माताजी की डेथ होगी, अपने इलाज के लिए बाहर गई थी, आज फिर चिट्ठी लिखने का काम किया। और आज जो ये बड़ा जो एक गिरोह साथ लेकर गए हैं, ये वही गिरोह था जिसने कहा आजाद साहब आप तो आइए सिर्फ फॉर्म भरने के लिए, आप आइए फॉर्म भरिए और यहां से चले जाइए और आपको चुनाव जिताकर भेजेंगे। और चौधरी लाल सिंह जैसा हीरा और असली कांग्रेसी जो हमने खोया वो आपकी बलि चढ़ा, और उसके बाद जब वो रिएक्शन हुआ तो लोगों ने वहां से हराकर भेजा। इस तरह से आप कांग्रेस के लिए यहां पे काम करने का काम करते थे। इतने सीनियर लीडर्स पर इतने संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप पर आरोप। मैं आपको एक बात बताऊं कि आरोप जो लगाना है ना, मैंने आपको कहा ना, ये सिर्फ बौखलाहट है। अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं तो मेरा भाई मुझे रोक सकता है। ये बौखलाहट है, और बौखलाहट का क्या जवाब दे सकते हो? यहीं से जाहिर होता है कि जिस कांग्रेस की ये बात करते हैं वो कांग्रेस रही कहाँ पे। वो तो 97% तो आ चुकी हुई है आजाद साहब को लेके यहाँ पे। वो आजाद समर्थक है, वो आजाद साहब के साथ आ चुकी है और खुद कहते हैं ये आजाद समर्थक है। यस ऑफ कोर्स क्योंकि कांग्रेसी हम लोग जो हैं आजाद साहब की सोच के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये किश्तवाड़ का कभी इंसिडेंट, कभी इंजीनियर रशीद का इंसिडेंट, मैं कहता हूँ कि इन सब के लिए एजेंसीज बैठी हुई हैं। किश्तवाड़ के इंसिडेंट के ऊपर बाकायदा उसके बाद बीजेपी की सरकार आई है और उनके बीच में इंक्वायरी हुई है। ऐसी तो कोई चीज़ हमने नहीं सोची। हाँ, कांग्रेस की इंटरनल इंक्वायरी कोई हो सकती है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जाने के बाद कोई इंक्वायरी हुई हो, तो ऐसी इंक्वायरियाँ होती हैं। देखो, जो भरा हुआ बर्तन होता है वो छलकता नहीं कभी भी, और जो हमेशा जो फलदार जो पेड़ होता है ना वो झुका रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की कांग्रेस से फल खत्म हो चुके हुए हैं, बर्तन खाली हो चुका हुआ है, अब सिर्फ आवाज़ें ही आवाज़ें हैं और खड़खड़ाहट ही खड़खड़ाहट हमें नज़र आ रही है। इस तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसका हमें एहसास है। हम दुआ करेंगे कि सेकुलर फोर्सेस जो है वो जो कांग्रेस की जो पुरानी आइडियोलॉजी है वो रिस्टोर हो जाए और कांग्रेस मजबूत हो जाए, ये हमारी दुआ रहेगी। लेकिन ऐसी उम्मीद हमें नज़र नहीं आती। जिस तरीके से जो कटोरी हम देखते हैं, आज भी हम जिस तरीके से कटोरी देखते थे, कल मैंने देखा कि वो रेजोल्यूशन ही पास हो गया कि जनाब हमारे ICC के जो है फलाने जो हैं वो बन गए हैं। वो तो अभी इलेक्शन की प्रतिक्रिया की ये बात करते हैं, तो अच्छी बात है, होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। अलबत्ता जम्मू कश्मीर का आज की डेट में अगर जम्मू कश्मीर की आवाम, इवन लेह लद्दाख की भी अगर आप बात करो कि अगर वहाँ पे भी आप उसको इलेक्शन में उसको असेंबली का दर्जा देकर आप उसको इलेक्शन में लाते हो, तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो है गुलाम नबी आज़ाद। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, कोई भी हो। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई खास टिप्पणी नहीं की।
होते हैं ना, मतलब डाउट सा होता है, शक होता है, नहीं नहीं, उसमें कोई शक A, की B, C टीम कोई वाला शक शक की होता है। गुंजाइश नहीं, कोई शक की गुंजाइश नहीं। जो फैक्ट्स थे आज़ाद साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फैक्ट्स अपने सामने रखे। एक इंसिडेंट को आप बार बार कोट करते रहोगे तो वो इंसिडेंट मतलब एक स्टुपिडिटी उसको कहा जा सकता है। उस इंसिडेंट को कोट करना अच्छी बात नहीं होती है। जब बड़े लोगों की महफिल में बैठो ना तो अदब के दायरे में रहना चाहिए। तो अगर आप जब वो उस अदब के दायरे से बाहर निकल जाओ तो वो आपका वज़न जो है वहीं से झलक जाता है। तो आज़ाद साहब का जो महफिल है, आज़ाद साहब की जो सोच है, उसको आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो जिस बंदे वो कभी किसी कांग्रेसी का नाम लेके भी राजी नहीं है, कांग्रेसी का नाम लेके भी नहीं राजी नहीं है, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर उस रोज उन्होंने उस इंसिडेंट को कोट किया कि व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दिस इंसिडेंट हैपेंड देयर एंड। और मैंने तब रियलाइज किया कि अगर कोई होना चाहिए, और मैंने गुलाम नबी आज़ाद से कुछ सीखा है और मुझे फख्र है कि हमारे देश में ऐसे इसने ऊंचे ख्यालात के और ऊंचे कद के लीडर हैं, और उन्होंने इस चीज को पर ये कांग्रेस के लोग इसको सेटिंग मान रहे थे, पता नहीं एक दूसरे के बीच में सेटिंग होगी। हाँ, वो रहेगी, इनके जहन में वो सेटिंग रहेगी, क्योंकि जब तक ये पब्लिक के बीच में ना जाते, कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाएंगे, डेलीगेट्स के बीच में नहीं जाएंगे, ऊपर ही ऊपर करेंगे, तो सेटिंग तो नेचुरली जब ऊपर करनी है तो सेटिंग ही सेटिंग रहती है ना। इनको वो सेटिंग वाला लगता है। इनको जब भी कोई जोड़ने वाला आदमी आएगा तो इनको वो लगता है कि नहीं यार ये तो सेटिंग वाला आ गया है। हम आज़ाद साहब ने इनको जोड़ने की कोशिश की, यार ग्रास रूट लेवल तक पहुंचो। यकीन मानोगे मेरी 28 साल की इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज नहीं बनी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज नहीं बनी हुई थी। जो काम करने वाले थे उनको कभी पूछा ही नहीं जाता था, और जो कमेटी में आते थे उनका नाम चेहरा हम पहली बार देखते थे। मैं खुद बजाते खुद कांग्रेस के अंदर रह के जब हम चेहरा देखते थे हम कहते थे साहब ये कहाँ से आ गए, ये तो डेलीगेट भी नहीं है, ये तो मेंबर भी नहीं है, इसको आपने कैसे फलाने वो पद दे दिया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनाओ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनाओ। तो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी अगर आप पिछली लिस्टें उठाकर देखो तो आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी नहीं मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि पिक एंड चूज वाली पॉलिसी जो थी इन्होंने कभी छोड़ी ही नहीं। वो आज़ाद साहब कहते थे पिक एंड चूज बंद कर दो, ग्रास रूट लेवल तक जाओ, डेलीगेट को पूछो, वर्कर को पूछो, और जो कार्यकर्ता काम करने वाला है उसको वो जिम्मेदारी दो। मगर ये वो चीजें नहीं चाहते थे और आज ये बुखलाहट का शिकार हो। साहिल जी, हाँ विनोद जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस खत्म हो गई, तो चलो अच्छी बात है, इनको अपना जो है वो रखना है। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मेरे उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि हमने तो मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था आपको 21 सीटों के साथ, आपने कांग्रेस पार्टी की हालत कर दी, नीचे ले आए 16 में जी। आपने उसके बाद 2014 में भी आप कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे, कांग्रेस पार्टी को ले आए 12 में। पिछले 8 सालों में जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर कब सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उतरे, कब उन्होंने पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कोई संगठन की मीटिंग ली। जिस पार्टी ने राज्यसभा भेजा, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, क्या उस पार्टी के लिए कौन सा ऐसा पिछले 8 सालों में आपने, जो हम तो अभी अपोजिशन में थे 8 सालों, पिछले 8 सालों से जो है वो हम अपोजिशन में हैं, और आपने ऐसा कौन सा जो बड़ा जो है एजिटेशन को लीड लिया, लोगों की आवाज उठाई? आप सिर्फ जो थे वो एसी रूम की राजनीति करते थे। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपने कहा प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी और का नाम नहीं लेते, तो प्रधानमंत्री जी ने इनका आजाद साहब का नाम लेंगे क्यों नहीं भाई? बी टीम बन चुके हो, सेटिंग में हो उनके साथ भाई। इतना कौन सा ऐसा प्यार है कि अपनी ही कैबिनेट का साथी रामविलास पासवान जो मर जाता है और उसको जो है उसी समय उसके बेटे को उठा के घर से बाहर फेंका जाता है, और गुलाम नबी आजाद साहब जिसकी 2 साल से राज्यसभा खत्म हुई है और 2 साल से बंगले का एक्सटेंशन देकर रखा हुआ है, गुलाम नबी आजाद साहब को पूरा प्रोटोकॉल देकर रखा हुआ है। हमें दुख है कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस के अंदर रहकर सेकुलर राजनीति की, और सेकुलर थे, लेकिन आज वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कम्युनल लोगों के हाथों में खेल रहे हैं और इस जम्मू कश्मीर का सौदा उन लोगों के सामने कर रहे हैं। क्या आपने, मेरे भाई ने जम्मू कश्मीर जब वो आए तो क्या गुलाम नबी आजाद साहब का उन्होंने दिल्ली में जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो क्या उन्होंने उनका बयान नहीं सुना? अरे वो जम्मू की सीटों को पहले ही सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। अपने बयान में कहा उन्होंने कहा, जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आजाद साहब जरा ये बताएं कि सब आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बीजेपी के साथ सेटिंग है, उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी है, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति को वो समझता है वो ये बात जानता है कि मैं ना बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 वोट नहीं बढ़ा सकता, ना बीजेपी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 वोट बढ़ा सकती है। तो विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? ये पूरी सेटिंग के साथ आप समझिए इस बात को कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह,
वो उन्होंने पूरा आकलन जम्मू कश्मीर का कर लिया। पहला उन्होंने प्रॉक्सी फेंका सजाद लोन के रूप में, उसकी वो बेसिकली क्या है कि प्रधानमंत्री जी हैं डॉक्टर डैंग, वो यहां करते हैं टेस्ट। पहले टेस्ट के रूप में उन्होंने यहां सजाद लोन को फेंका, तो उन्होंने टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आई तो देखा कि भैया नहीं, ये तो इतना जो ग्रोथ रेट है वो नहीं है। उसके बाद उन्होंने वहां पे यहां लॉन्च किया अल्ताफ बुखारी साहब को, एक पार्टी उनकी भी डाली, देखा उसका टेस्ट 4-5 महीने के बाद इलेक्शन, तो कोई इलेक्शन निकला नहीं। अब ये जो लास्ट हथियार था, उस लास्ट हथियार तो जो छिपा हुआ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, अपना लास्ट का तुरुप का पत्ता यहां चला। लेकिन कहते हैं ना कि वो जब इंसान बुजुर्ग हो जाए, वो बुजुर्ग और बच्चा एक समान होता है। कई बार मुंह से अनशन भी निकलता है और कई बार मुंह से सच्चाई भी बाहर आ जाती है। वो सच्चाई ये निकली बाहर कि जम्मू की जो बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर मैं एक वोट भी नहीं बढ़ा सकता। ये सौदा हो चुका है। ये सौदा इसी बात के लिए है कि किस तरह से, बड़ी बात को खत्म करो, कि किस तरह से पीर पंजाल के अंदर वोटों को डिवाइड करना है, किस तरह से चुनाव के अंदर वोटों के में बिखराव लाना है, और किस तरह से कश्मीरियों की वोट में बिखराव हो, उसका नुमाइंदा बनके, उसका एक मोहरा बनके भारत सरकार का जो गुलाम नबी आजाद साहब जो है वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। मुझे सैफुद्दीन सोज साहब की बात आज याद आ रही है कि सैफुद्दीन सोज साहब ने कहा कि बड़ा दुख हो रहा है कि जिस आदमी ने सेकुलरिज्म का 40 साल मुखौटा पहन के रखा, आज वो सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ अपना बंगला बचाने के लिए, सिर्फ अपना सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल बरकरार रहे, आज उसने भारत सरकार के साथ और प्रधानमंत्री के साथ जो है वो समझौता कर लिया है। ये दुख है उन कार्यकर्ताओं को जो हमारे लिए आइडियल थे, जिन्हें हम एक आइडियल के रूप में देखते थे कि आज ये वही गुलाम नबी आजाद जो कहा करते थे, जो इसी गुलाम नबी आजाद से ये नॉमिनेशन की बात कर रहे थे, मुझे फिर से उस पर एक बात याद आई। इसी गुलाम नबी आजाद साहब ने ताल कटोरा स्टेडियम में खड़े होकर डंके की चोट पे कहा कि हम पूरी CWC राहुल गांधी जी को ऑथराइज करती हैं कि वो अपने हिसाब से जो है वो टीम बनाए। आज उसी राहुल गांधी की तुम आलोचना कर रहे हो जिस राहुल गांधी ने तुमको राज्यसभा में भेजने का काम किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है। जाहिद साहब, ये सेटिंग वाली बात पे कोई जवाब देंगे आप? देखिए, हम बीजेपी की किसी पॉलिसी के साथ सहमत नहीं है जी। हम बीजेपी की किसी पॉलिसी के साथ सहमत नहीं है, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ 370 की बात करो, आप 35A की बात करो, स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट करने की बात करो, हम उसमें बीजेपी के बिल्कुल एंटी नोट पे खड़े हुए हैं। और जो बीजेपी जो कर रही है, या जो बीजेपी की जो बीजेपी सरकार की जो पॉलिसीज़ है, वो देश के हित में नहीं है, ये हम बांगेदरा कहते हैं। अलबत्ता जो चीज़ें ये कह रहे हैं, ये मुझे अभी भी जो है इसमें कुछ चीज़ नज़र नहीं आई जिसमें मैं पॉलिटिकली आपको जवाब दे पाऊँ। ये सिर्फ मुझे फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है। सोच साहब की जैसे हो गई, ये सारी फ्रस्ट्रेटेड जो है। अब जो कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, बेसिकली वो कार्यकर्ता सारे आ चुके हुए इधर। अब वहाँ कार्यकर्ता रहे नहीं हुआ, वहाँ पे चंद एक जो है वो PCC हेडक्वार्टर को, वो उसके ऑफिस में 4-4 बंदे बैठाने के लिए, मुझे लगता है वो आप चेक करिएगा कि PCC आज भी मुझे कमरे खाली नजर आएंगे। आप 100% गारंटी लो वहां पे, अगर कमरे खाली नजर, कमरे भरने के लिए बंदे नहीं रहे हुए, तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो आज PCC बनाने के लिए, मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, PCC बनाने के लिए इनके पास बंदे नहीं है। यहाँ जम्मू में 180 डेलीगेट्स के साथ PCC बनाने के लिए बंदे नहीं है इनके पास। DCC तो दूर रही, BCC तो दूर रही। खैर, हमारी दुआ है कि ये फले फूले और ये सेक्युलर ताकत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। सेक्युलर फोर्सेस का आगे जाना जरूरी है। बाकी गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर, मतलब वो इतनी ऊंची शख्सियत है कि वहाँ पे आप कीचड़ क्या, पत्थर क्या, वो उसके कदमों तक नहीं पहुँच सकते। वो इतनी बड़ी एक शख्सियत है जिसके बारे में हम नहीं कह सकते। और जिस शख्सियत पे तो आज तक 45 साल के इस पॉलिटिकल कैरियर में विनोद जी, जिस शख्स पे एक उंगली तक नहीं उठ पाई, एक सिंगल उंगली तक नहीं, वो तो मैंने कहा ना, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी आदमी कह सकता है, लेकिन जिस शख्स के किरदार पे आज तक एक उंगली तक नहीं उठ पाई, उसको फ्रस्ट्रेशन क्या करेगा? कोई फ्रस्ट्रेट हो गई या कोई ऐसा करके ऐसा नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपको छोड़ दिया, ओके जाओ पनपो फलो फूलो, आपको कंसंट्रेट करना चाहिए अपने लेवल पे। अब आप गुलाम नबी आज़ाद साहब पे कंसंट्रेट मत करो, क्योंकि वो जिस तरफ चला गया है, वो जहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू होती है जी। ये मैं आपको सीधी सी बात बता दूं। आप वाइंड अप करेंगे 1 मिनट में। मैं इन्होंने कहा कि कार्यकर्ता नहीं बचा है, मैं इन्हीं के चुनाव से शुरू करूंगा। हमारे जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी साहब आज कांग्रेस पार्टी के अंदर मौजूद है। जिस जिला से ये आते हैं, हमारे
शबीर अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं और फिर जीत कर आएंगे और फिर हम वहां से भी सीटें निकालेंगे। उसके आगे आ जाइए तो जम्मू रूरल होता है, जम्मू रूरल का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ खड़ा है। अबे संगठन नहीं गया है, ये वो चेले चमटे गए हैं जिनको रेवड़ियां बांटी थी, जो लोगों का हक मार के जो डिजर्विंग लोग हुआ करते थे, और अनपढ़ लोगों को, शाही अनपढ़ लोगों को, जिन लोगों के ऊपर जो लोग पेटियां भरकर जाया करते थे, जिन लोगों को ऑब्लाइज किया अपनी 20 साल की, 30 साल, 40 साल की राजनीति में। अरे ये वही लोग हैं। जिस दिन मैं 3-4 लोगों का, अगर आप बोलो तो मैं नाम लेकर भी कह सकता हूं, अगर आप बोलो तो जिस दिन 3-4-5 लोगों को छोड़कर जिस दिन 1500 भी, 1000-1500 भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में लेकर आओगे, उस दिन बात करना। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पर खड़ रही है। कल ही यहां पे सम्मेलन किया था और 180 पीसीसी के डेलीगेट्स के साथ, और उसके बाद आप देखते चलिए 1 महीने में पीसीसी बनाएंगे, आपको करारा जवाब देंगे। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, जाहिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।